सास की देसी और विदेशी बहू। घर में पार्टी का रंग जमा हुआ था। पार्टी बहुत ही शानदार थी। पार्टी में आई सभी मेहमानों के चेहरे पर हंसी और रौनक छाई हुई थी, मगर शीला की बूढ़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तभी हाथों में शराब का प्याला लिए ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट और रेड क्रॉप टॉप पहने हुए जेनिफर उसे पुकारती है। Hey you, old lady, come here. Hey सैनी, पर ये तो तेरी सास है ना? सास कहो या सर्वेंट, क्या फर्क पड़ता है? वह इंडियन क्या कहते हैं, खाक की ना खाज की, दुश्मन अनाज की। बट क्या करूं, मेरी मजबूरी है, वरना मैं इस बूढ़ी सासू माँ का बोझा नहीं ढोती। अपनी विदेशी बहू के मन में भरी खटास को जुबान पर आता देख शीला के हाथों से ड्रिंक से भरी ट्रे छूटकर गिर जाती है, जिस कारण जेनिफर अपनी सास को आंखें तरेर कर देखती हुई उसे जोर का धक्का देती है। ये ब्लडी बुढ़िया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? जमीन पर टूटकर बिखरा कांच शीला के हाथों में चुभ जाता है, जिससे उसकी हथेलियां खून से सन जाती हैं और दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल पड़ती है। माँ, मेरा हाथ। बंद करो अपना ये मेलोड्रामा, अब मेरी सैंडल तेरे सर पर पड़ेगी। जेनिफर अपनी धौंस दिखाकर अपनी बूढ़ी सास को धमका ही रही होती है कि तभी अचानक दरवाजे से रूपा अपनी सास के जख्मों को देखकर बोलती है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? उठिए माँ जी, आप ठीक तो हैं? रूपा शीला को उठाकर एक सोफे पर बैठाकर उसके हाथों में लगे घाव को साफ करने लगती है। तभी शीला फूट फूट कर रोते हुए पुराने दिनों में खो जाती है, जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। अरे ओ मेरी निखट्टू बहू, अगर भजन कीर्तन की नाटकबाजी पूरी हो गई हो तो मेरे लिए एक कप चाय बना दे। अपनी सास की बात सुनकर रूपा झट से रसोई घर का रुख कर लेती है। कुछ देर बाद, ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। जैसे ही शीला चाय का एक घूंट पीती है तो गुस्से में उसे थूक देती है। अरे ओ कमबख्त, कोटे भर की चीनी इसे एक कप चाय में ही डाल दी है। मेरे बेटे की मती मारी गई थी, जो तेरे जैसी देसी देहातन को बहू बनाकर मेरे मत्थे मर दिया। न रंग रूप है न ही गुण है। मैं अच्छे से समझती हूँ तेरी चालबाजी। सास का स्लिम फिगर तेरी आंखों में खटकता है, इसीलिए तू जानबूझकर ये बेहिसाब चीनी की चाय मुझे पिला रही है ताकि मैं शुगर की मरीज बन जाऊं। नहीं नहीं सासू माँ, मैं आपको अपनी सास नहीं बल्कि माँ मानती हूँ। फिर भला एक बेटी अपनी माँ का बुरा क्यों चाहेगी? अरे बंद कर ये झूठी सफाई, चल भाग यहाँ से। ये शीला की शुरुआती आदत थी। रूपा चाहे लाख कोशिश क्यों न कर ले, मगर शीला उसके किए में कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देती थी, जिसके पीछे छिपी वजह शीला का सपना टूटना था। क्योंकि शीला हमेशा से मॉडर्न बहू चाहती थी, मगर रूपा का स्वभाव सादेपन से भरा हुआ था। माथे पर लाल बिंदी, मांग में लंबा सिंदूर और हल्के रंग की साड़ी ही उसका पहनावा था, जो शीला को बिल्कुल भी नहीं भाता था। इसीलिए शीला की बहू रूपा के प्रति रूखा रवैया रखती थी। ऐसे ही दिन बीत रहा था। तभी एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। रूपा, अरे ओ रूपा, जरा दरवाजा तो खोल। पता नहीं महारानी कहाँ मर रही हैं। कहने वाले ने सही कहा है, करने से कराना भारी। शीला खुद ही उठकर दरवाजा खोलती है, जहां सामने उसका छोटा बेटा नितेश अपनी विदेशी पत्नी जेनिफर के साथ खड़ा था। जेनिफर ने शॉर्ट स्कर्ट, क्रॉप टॉप और लॉन्ग बूट पहना था। उसके चेहरे पर सनशाइन ग्लास चढ़ा था। नितेश, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। वैसे ये 7 समंदर पार से अपने साथ किसे उठा लाया है? माँ, ये जेनिफर है, आपकी बहू। वैसे तो मुझे मॉडर्न बहू चाहिए थी, मगर ये विलायती बहू भी चलेगी, क्योंकि ये विदेशी के साथ मॉडर्न का मिक्सचर जो है। वैसे मेरी विदेशी बहू, तू मुझे अपनी तरह टिप टॉप बनाएगी ना? या श्योर सासू माँ। वैसे ये बॉडम लेडी कौन है? अरे इस गवार को गोली मार, ये बिल्कुल देसी है। विदेशी बहू के आते ही शीला पूरी तरह से उसके रंग में रंग जाती है, जिस कारण अब हर दिन देसी बहू पर भारी पड़ने लगता है। Hey, you bottom lady, जाओ जाकर मेरे लिए कैपुचिनो बनाकर लाओ विदाउट शुगर। गांव की होने के कारण रूपा को जेनिफर का कहा कुछ भी समझ नहीं आता, जिसे देख सासू रूपा की हंसी उड़ाकर बोलती है।
अरे मेरी विलायती बहू, मेरी देसी बहू को छाछ और मट्ठे के अलावा कुछ मालूम नहीं। सासू माँ ठीक कह रही हैं। मुझे तो ये तक भी नहीं पता कि कैपुचिनो होता कैसा है। ओह गॉड, आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई तुम्हारे जितना गवार कैसे हो सकता है? अपने विदेशी देवरानी और सास के हाथों हुई बेइज्जती से रूपा को बहुत बुरा लगता है। हर दिन के साथ जेनिफर और शीला दोनों मिलकर रूपा के देसी होने के कारण उसका जीना दूभर कर देती हैं, जिससे उकता कर रूपा का पति चंदर बोल पड़ता है। अरे बस माँ, माना कि रूपा जेनिफर जितनी मॉडर्न ख्यालातों की नहीं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे इसके पहनावे उड़ावे के लिए टोकती रहें। बस अब मैं रूपा को लेकर जा रहा हूँ। अरे जा रहा है तो जा, कम से कम इसी बहाने रोज रोज इस देहातन का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। चंदर रूपा के साथ घर छोड़कर चला जाता है और शीला अपनी विदेशी बहू पर आस लगाए रखती है। जेनिफर बहू, शाम हो गई, अब तो रूपा भी नहीं। अगर तू फोन पर ही उंगलियां फेरती रहेगी तो खाना कब बनाएगी? शीला का कहा सुनकर जेनिफर अपनी विदेशी ऐंठ झाड़ते हुए बोलती है। एक्सक्यूज मी सासू मॉम, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया। खुद बनाओ और खाओ। डू यू अंडरस्टैंड? क्षण भर के भीतर ही अपनी विदेशी बहू का बदला स्वभाव देखकर शीला सन्न पड़ जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जेनिफर उसे अपनी जूती की नोक पर नचाने लगती है। हे यू ओल्ड लेडी, ये सारा घर गंदा पड़ा हुआ है और तू खर्राटे मार रही है। चल सफाई कर, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ करती हूँ बहू। शीला अपनी विदेशी बहू जेनिफर के डर से काम करने लगती है। तभी गलती से एक वास उसके हाथ से छूट जाता है, जिसे देखकर जेनिफर सास पर भड़क पड़ती है। ओ बुढ़िया, तेरी आंखें हैं या बटन इतना कीमती वास तोड़ दिया, आज तेरा खाना बन। हर दिन के साथ जेनिफर की ज्यादतियां शीला पर और ज्यादा सख्त होती चली गईं। सुनो सासू मॉम, आज मैंने घर में ग्रैंड पार्टी रखी है, इसलिए पार्टी की प्रिपरेशन अच्छे से करना, समझी? ठीक है बहू। अपनी विदेशी बहू का स्वभाव शीला को बहुत अखर रहा था। वो सारा दिन भूखे प्यासे रहकर पार्टी की तैयारी में लगी रही और शाम को नौकरों की तरह नाच नाच कर अपनी विदेशी बहू की आए मेहमानों की आओ भगत में लगी रही। मगर उसके हाथों से चूक होते ही जेनिफर भरी महफिल में उस पर चीख पड़ी और आखिरकार रूपा वहां आ पहुंची। उस पल शीला की आंखों में अपनी देसी बहू के प्रति बड़ा पछतावा घिरा हुआ था। मुझे माफ कर दे रूपा बहू, मैंने कभी तेरी कदर नहीं की, बल्कि तुझे देसी होने का ताना देती रही। शायद इसीलिए भगवान ने मेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे विदेशी बहू के हाथों ऐसा दिन दिखाया। बस माँ जी, मुझसे माफी मांगकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। सास का हाथ बहू को आशीर्वाद देने को उठता हुआ ही अच्छा लगता है। इनफ, अगर तुम दोनों सास बहू का बोरिंग ड्रामा खत्म हो गया है तो जाओ यहाँ से। जाओगी तो तुम जेनिफर, वो भी सीधे जेल। तुमने बहू होने का एक फर्ज नहीं निभाया। अब तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। आखिर में जेनिफर को सास के ऊपर जुल्म ढाने के जुर्म में 7 साल की सजा हो जाती है और वहीं शीला को अपनी देसी बहू की कदर समझ आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी बहू के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। जो शीला और रूपा के रिश्ते की सुनहरी शुरुआत थी, आखिर चंदर की भी तो यही चाहत थी। अरे सुप्रिया, जरा देख तो सही, तेरे तीनों देवरों के लिए इन तीनों बहनों के रिश्ते सही रहेंगे या नहीं? माँ जी, आपने जिस प्रकार हम दोनों को अपने बड़े बेटों के लिए पसंद किया था, उसी प्रकार आप अपने छोटे बेटे के लिए भी लड़कियां पसंद कर लोगी। इसमें हम आपको क्या बताएं? गायत्री सुप्रिया के हाथों से फोटो लेकर देखने लगती है, जिसके बाद गायत्री सुप्रिया से कहती है, सुप्रिया जरा देख तो सही, लड़कियां तो तीनों ही बहुत खूबसूरत हैं। अरे माँ जी, आपके तीनों बेटों को ये तीनों लड़कियां बहुत पसंद आएंगी। देख लेना, वो इन्हें मना नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी बाकी की तीनों बहू में भी तुम्हारी तरह संस्कारी और मेहनती हो, जो घर की जिम्मेदारियों को समझ सके। माँ जी, अगर नहीं भी होंगी तो चिंता मत करो, हम दोनों हैं ना उनकी बड़ी जेठानी। हम उनको संस्कार और घर की जिम्मेदारियां अच्छे से समझा देंगे। इस काम में तो हम माहिर हैं। चलो माँ जी, अब आपको इन तीनों लड़कियों के घर रिश्ता लेकर भी जाना है। महेश्वरी अपने तीनों बेटों की शादी के लिए बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने आगे के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसके आगे होने क्या वाला है। महेश्वरी खुशी खुशी अपनी तीनों बहुओं को अपने बेटों के साथ शादी करके घर ले आती है।
कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी तीनों बहुएं अपने रंग दिखाने लगती हैं। अरे रीटा, कोमल, करिश्मा, मैं तुम्हारी जेठानियों के साथ मंदिर जा रही हूँ। घर का सारा काम अच्छे से कर लेना। और आज हवन के लिए पंडित जी आने वाले हैं। कई समय बाद हमारे घर के अंदर हवन होने वाला है। किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या? कहाँ? इस घर में हवन होने वाला है, और वो भी आज के दिन? ओहो माँ जी, ये तो सरासर नाइंसाफी है हमारी बहन रीटा के साथ। आज उसका जन्मदिन है, आज इस घर में पार्टी होनी चाहिए ना, कि कोई हवन होना चाहिए। एक काम करो माँ जी, अगर आपको घर के अंदर हवन ही करवाना है तो आप अपनी दोनों बड़ी बहुओं के साथ मिलकर और अपने बेटों के साथ मिलकर घर में हवन करो। मैं और मेरी दोनों बहनें तो पार्टी करने जा रही हैं। ऐसा कहने के बाद वो तीनों अपने कमरों में तैयार होने चली जाती हैं। उनका ये बर्ताव सुप्रिया और गायत्री को बहुत अजीब लगता है। जब से शादी हुई है तब से ये बेचारी घर के अंदर ही है। कोई बात नहीं, अगर ये पार्टी करना चाहती है तो ये पार्टी करने चली जाएगी और तुम दोनों मेरे साथ घर में हवन करवा लेना। माँ जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इनका बर्ताव थोड़ा ठीक नहीं लगा। और फिर आज के दिन ये बाहर पता नहीं क्या क्या खा लेंगे। इससे हमारी पूजा और हवन में फर्क पड़ सकता है। हाँ माँ जी, गायत्री बिल्कुल सही कहती है। आपको उन्हें बाहर जाने से रोकना चाहिए। महेश्वरी अपनी दोनों संस्कारी बहुओं की बात मानकर अपनी तीनों नई बहुओं के पास जाती है और उनसे कहती है, रीटा बहू, मुझे माफ कर देना। कोमल, करिश्मा, आज तुम तीनों बाहर नहीं जा सकती हो। आज के दिन हवन है और हवन में तुम्हें शामिल होना ही पड़ेगा। अरे आप होती कौन है हमें रोकने वाली? मैं अपनी दोनों बहनों के साथ जाऊंगी, इसका मतलब जाऊंगी। मुझे आप रोक नहीं सकती हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी हर एक बात मानेंगे तो आप गलत समझती हो। हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। अरे अरे मेरी प्यारी बहनों, अब इस बूढ़ी औरत की बातों को नजरअंदाज करते हुए जरा अपनी बहन की तरफ देखो। मैं इस शॉर्ट ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? हे भगवान बहू, तूने ये कितने छोटे कपड़े पहने। अरे बस कर, अगर कोई तुझे इन कपड़ों में देखेगा तो भला तेरे बारे में क्या सोचेगा? ओहो माँ जी, कोई कुछ नहीं सोचेगा। आप अपने ज्ञान अपने पास रखें। हमें आज पार्टी करने जाना है तो जाना है, और उसमें हम ये सूट, सलवार या साड़ी तो नहीं पहन सकते। कोमल, करिश्मा और रीटा तीनों ही बहनें अपनी पसंद की छोटी छोटी ड्रेस पहनकर पार्टी के लिए निकल जाती हैं, जिसे देखकर सुप्रिया और गायत्री को भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती और अपनी सास के साथ मिलकर घर पर हवन करवा लेती हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात के समय वो तीनों बहनें नशे में चूर होकर घर पर लौटती हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। 2 घूंट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे रोड़ दे। 2 घूंट पिला दे साथिया। तीनों को नशे की हालत में महेश्वरी देख लेती है और गुस्से से अपनी तीनों बहुओं से कहती है, हे भगवान, ये तुमने क्या हालत बना रखी अपनी। अरे पूरे दिन से तुम तीनों अय्याशी करने में लगी रही। तुमने एक बार भी घर पर हवन के बारे में नहीं सोचा। अरे पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए, ना कि इन शराब को पीकर अपने संस्कारों को भूलना चाहिए। चुप कर बुढ़िया, जब देखो बक 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 करती रहती है। अरे तुझे और कोई काम नहीं मिलता क्या? देख, सीधी इस तरह समझा रही हूँ। हमें अपनी जिंदगी जीने दे और तू भी अपनी जिंदगी जी। अब तो रोजाना हमारी इसी प्रकार पार्टी चलती रहेगी। तूने वैसे भी हमारे सीधेपन को ही देखा है, अभी तो हमारी अय्याशियां बाकी हैं। आज तो बहुत मजा ही आ गया। कितने हसीन हसीन लड़के थे उस पार्टी में। ए भगवान, ऐसी पार्टी मुझे रोज चाहिए, रोज। उस दिन के बाद से उन तीनों की अय्याशियां शुरू हो जाती हैं। वो रोजाना क्लब डिस्को जाती और खूब सारा पैसा बर्बाद करती, जिसके चलते धीरे धीरे महेश्वरी के तीनों बेटे कंगाल होने लगते हैं। इस बात का गायत्री और सुप्रिया को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अरे ये तो किस्मत का लेखा जोखा है। एक काम करो, मेरे पास एक प्लान है इन तीनों को अच्छा सबक सिखाने के लिए। सुप्रिया गायत्री और अपनी सास के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा प्लान बनाती है, जिसके चलते वो रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही वो एक कॉल करती है और जहां कोमल, करिश्मा, रीटा पार्टी करने जाती हैं, वहां पर 3 लड़के उन तीनों को बहुत बुरी तरह छेड़ने लगते हैं और उन्हें पूरी पार्टी में जलील करने लगते हैं। अरे यही तो वो अय्याश लड़कियां हैं जिनके साथ हम जितनी चाहे उतनी अय्याशियां कर सकते हैं, और उन तीनों को जाने नहीं देंगे।
अगर तुम दोनों में से कोई भी आगे आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। कैलाश फोन छीन लेता है। आप सभी तमाशा देख रहे हो, कोई हमारी मदद करो इन गुंडों से। अरे पहले थोड़ी अय्याशी तो कर लो। भगाओ इन्हें यहाँ से। कोमल, करिश्मा और रीटा तीनों ही मदद मांगती हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता। देखते ही देखते वो दोनों लड़के अपनी लिमिट पार कर देते हैं और उन्हें कमरे में ले जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी सुप्रिया और गायत्री और उन तीनों की सास महेश्वरी वहां पर आकर उन तीनों को सही समय पर बचा लेती है। देखा बहू, मैंने तुम तीनों को समझाया था अपनी इज्जत औरत के हाथ में होती है, फिर वह चाहे उसे नीलाम कर दे या फिर उसे संभाल कर बचा ले। कोमल, करिश्मा और रीटा तीनों को ही अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती हैं। उस दिन के बाद से वो अपनी दोनों जेठानी से संस्कार सीखती हैं और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।